हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BPSC 134 ब्लॉक 2 यूनिट 4 दैट इज़ रियलिज़म। अब क्योंकि रियलिज़म के बारे में हमने यूनिट 1 में भी पढ़ ली थी, कहीं ना कहीं हमें आइडिया मिली थी, यूनिट 1 या 2 में पढ़ी थी, मे बी, आई गेस, आई रिमेंबर। तो उसमें हमें आइडिया तो लग गया था, तो हम बेसिक करके और वो कर लेंगे, ठीक है, मतलब आइडिया ले लेंगे। देन हम इसमें डिटेल्स में भी पढ़ने वाले हैं, तो वो भी हम पढ़ लेंगे। ओके, तो हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो दो जो ब्रॉड सेड है, मतलब या फिर दो जो मेन थ्योरी है आईआर के बारे में, उसमें से एक पर्सपेक्टिव जो है वो ये है कि आईआर जो है वो नेचर से ही कन्फ्लिक्ट रिडन है, और जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि थोड़ा सा वो कोऑपरेटिव है और पीसफुल है। मतलब एक उसका जो नेचर है आईआर का वो कन्फ्लिक्टिंग नेचर का है, और दूसरा जो उसका नेचर है वो है पीसफुल और कोऑपरेटिव। ठीक है, अब इस यूनिट में हम कन्फ्लिक्ट रिडन नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रियलिज़म का मेन एजम्पशन की, और अगर हम उनकी इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहला कि स्टेट एक प्राइमरी एक्टर है इंटरनेशनल सिस्टम में, ऐसा रियलिज़म का मानना है। ठीक है, तो जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है वो एक डोमेन ऑफ कन्फ्लिक्ट की तरह काम करती है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, क्योंकि वो बाय नेचर एक कन्फ्लिक्टिंग नेचर की होती है, और हर स्टेट अपने आप को प्रमोट या अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए बाकी स्टेट के ऊपर हमेशा, मतलब बाकी स्टेट के ऊपर अटैक करने की सोचता है या फिर अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज जो आईआर है वो एनार्किक है कैरेक्टर में। ठीक है, एनार्किक मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी या कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो मैनेज करती है किसी भी कोजेस को। कोई भी इनसिक्योरिटीज ऑकर होती है या कोई भी सिक्योर नहीं रहता है, कोई भी कन्फ्लिक्टिंग नेचर अगर अराइज होती है, कोई छोटा मोटा वॉर हो जाता है, तो उसके बीच में वो कोई मतलब वहाँ पे वर्ल्ड, मतलब कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो उसको अथॉरिटी को हैंडल करती है या उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ओवर मटेरियल रिसोर्सेज इज़ फंडामेंटल टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मतलब हर स्टेट कंस्टेंटली ये ट्राई करता है कि वो मैक्सिमम कंट्रोल ला सके अपनी मटेरियल रिसोर्सेज पे, क्योंकि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट करती है पावर को इक्वली। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके पास मिलिट्री पावर अवेलेबल होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, ताकि वो हर चीज़ से, हर तरीके से अपने काउंटर पार्ट से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, अब कुछ इम्प्लीकेशन और कुछ अदर अजम्पशंस की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला, सॉवरेन स्टेट जो है, ठीक है, वो फुल एक्टर्स होती है इंटरनेशनल सिस्टम में, और रियलिस्ट का ये मानना है कि स्टेट जो होती है वो सेल्फिश होती है और वो पहले अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो सिंपली एक इंटरैक्टिंग स्टेट्स नहीं होती है कि मतलब इंटरैक्ट कर लिया, वो नहीं होती है। ठीक है, वो हमेशा अपने आप को पावरफुल या अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाती है ताकि वो अपने सर्वाइवल को इंश्योर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज़ जैसे जैसे स्टेट को और ज़्यादा पावर मिलती है वैसे वैसे बाकी स्टेट्स को और ज़्यादा फियर इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा रहता है कि अगर एक स्टेट का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो मतलब बाकी स्टेट्स को जो जिनके पास कम पावर है उनको डर हमेशा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ स्टेट फॉलो करती है एक एस्टेब्लिश इंटरनेशनल रूल्स को, ताकि वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सिक्योर कर सके। अब लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, वो है सिक्योरिटी, पावर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसको वायलेट नहीं होना चाहिए, इसको मतलब ये स्टेट ऑफ पावर, जो स्टेट परस्यूट ऑफ पावर होती है, इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है उसको लेके फंक्शन करती है। और एक रूल भी, मतलब जो भी इंटरनेशनल रूल्स है ना, उसको फॉलो करती है ताकि वो अपने टर्म्स को, अपने सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। ठीक है, मतलब भले ही कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, बट एक एग्जिस्टिंग रूल, लाइक एक साइकोलॉजिकल रूल आप बोल सकते हो, या फिर एक रूल एग्जिस्ट करती है कि नो स्टेट विल जस्ट अटैक ऑन द पर्सन जब तक कुछ ऐसा क्लैश नहीं हुई है। ठीक है, ताकि वो सिक्योरिटी मेंटेन कर सके। नेक्स्ट इज जो रियलिज्म है, ठीक है, वो एक गुड गाइड की तरह होती है। मतलब वो जो वॉर के जो कोजेस है उसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, लेकिन वो मतलब जिस तरीके से वो उस चीज़ को प्रेजेंट करती है ना, मतलब वो उन्हीं को इंक्लूड करते हैं उसमें, उन्हीं एक्टर्स को या उन्हीं स्टेट्स को, इंटरैक्टर्स को इंटरैक्ट करती है जो उनमें इंक्लूडेड हो, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो। अब जिन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया उनको वो छांट देती है, वो बिल्कुल ही कंसीडर नहीं करती है। ठीक है, तो ये एक लूप होल की तरह भी काइंड ऑफ काम करती है। अगर आप क्लासिकल रियलिज्म की बात करते हो तो उनके जो स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है कि जो
राइट ना बहुत मैटर्स करती है इक्वल्स के बीच में, मतलब जो भी इक्वल लोग हैं या इक्वल स्टेट्स है उनके बीच में राइट मैटर करती है, ठीक है। अदरवाइज जो स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग पार्टी है वो हमेशा वीकर्स को मतलब सफ़र करवाएगी, हमेशा उनके वजह से जो वीक सेक्शन है, जो वीकर स्टेट्स है वो सफ़र करेगी, ठीक है। और उनका ये भी मानना है कि नॉर्मल कि हाँ स्टेट एक रेशनल है जो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए काम करता है, इगोइस्टिक है थोड़ा, उनको हमेशा अपनी चीज़ें अपने वॉल पे फोकस करना है, अपनी थिंकिंग अपनी विशेष वगैरह उनका मेन फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें इनका रहता है, ठीक है, मतलब इनका मानना है, ठीक है। तो उन्होंने प्रपोज किया था आइडिया लीग ऑफ नेशन, मतलब क्लासिकल रियलिज्म ने लीग ऑफ नेशन लेके आए थे ताकि वो मेंटेन कर सके वो सारी चीज़ें। इवन जो आइडिया थी ना डिसआर्मामेंट की वो लीग ऑफ नेशन की थी, राइट, तो वो भी इसके पीछे थी ताकि हम कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें और इंटरनेशनल पुलिस फोर्स मेंटेन कर सके ताकि जब भी ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट ऑकर होती है तो वो रिजॉल्व हो सके, ठीक है। लेकिन ये कुछ ही सालों में सैड आउट हो गई, या फिर ये बोल सकते कुछ ही सालों में इनका मतलब वो हो गया, ख़त्म हो गया, कुछ काम नहीं आया उतना, ठीक है। हम आ जाते हैं टीनेट्स ऑफ क्लासिकल रियलिज्म के अंदर में, ठीक है। तो सबसे पहला है जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है वो पावर पॉलिटिक्स होती है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। तो मतलब पावर के लिए ही सारे स्टेट लड़ रहे होते हैं। दूसरी स्टेट जो है वो इगोइस्टिक होती है और वो हमेशा रेगुलरली कन्फ्लिक्टिंग नेचर की होती है, जो हम बार बार रिपीट करें। मुझे लग रहा है ना मेरे एक्सप्लेनेशन से ही याद हो जाएगी सबको कि एग्ज़ाम में क्या क्या पॉइंट्स लिख के आने हैं क्लासिकल रियलिज्म के बारे में। इन लोगों के बारे में इतना पढ़ चुके हैं यार, मेरे को पढ़ा के आ गया, अब तो पूरा मैं लिख के आ जाऊँ क्या एग्ज़ाम। वेल ठीक है। और ये भी थर्ड पॉइंट ये है कि जो रेशनल स्टेट क्राफ्ट है वो नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करती है, मतलब मॉर्गेनथाउ जो है, ठीक है, वो सिमिलरली 6 प्रिंसिपल जो है पॉलिटिकल रियलिज्म का उसको एम्फेसाइज करते हैं या उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। सबसे पहला, पॉलिटिक्स जो है वो गवर्न होती है ऑब्जेक्टिव लॉज के थ्रू, जिसका मेन रूट जो होता है वो ह्यूमन नेचर से होता है। हमने ये प्रीवियसली भी पढ़ा है बट स्टिल वी विल, क्योंकि इस चैप्टर में दिया है। दूसरी पॉइंट है जो की टू अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कोई भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने का जो मेन कंसेप्ट है वो है कि उनका इंटरेस्ट, मतलब उनकी इंटरेस्ट उनके टर्म्स ऑफ पावर को डिफाइन करती है। ये नेक्स्ट पॉइंट इज जो फॉर्म या जो नेचर होती है स्टेट पावर का वो टाइम टू टाइम वेरी करती है, जगह के हिसाब से या कंटेक्स्ट के हिसाब से वेरी करती है, लेकिन इंटरेस्ट हमेशा कंसिस्टेंट रहती है, इंटरेस्ट वही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट जो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल है वो स्टेट बिहेवियर से गाइडेड नहीं होती है, ठीक है। ऑल्दो ऐसा नहीं होता कि वो रूल करती है आउट ऑफ अवेयरनेस या जो भी मोरल सिग्निफिकेंस है किसी भी पॉलिटिकल एक्शन का, बट कोई यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल नहीं बनी हुई है स्टेट बिहेवियर के लिए। हर स्टेट की अपनी बिहेवियर होती है और वो स्टेट के अकॉर्डिंग ही होती है, ठीक है, कोई रूल नहीं है, मतलब कोई रूल को फॉलो करके वो स्टेट की बिहेवियर चेंज नहीं होती है। देन नेक्स्ट इज मॉरल जो एस्पिरेशन होती है वो स्पेसिफिक होती है किसी भी पर्टिकुलर नेशन के लिए। कोई भी मॉरलिटी किस मॉरल व्यू के साथ वो स्टेट चल रहा है वो भी उसका मतलब ये भी कोई यूनिवर्सल एग्रीड प्रिंसिपल्स नहीं है, वो भी स्पेसिफिक होती है पर्टिकुलर नेशन के अकॉर्डिंग। देन जो पॉलिटिकल स्फीयर होती है वो ऑटोनमस होती है, मतलब जो मेन से क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि पॉलिसी किस तरीके से पावर ऑफ द नेशन को अफेक्ट कर सकती है, और इसलिए इतनी सारी पॉलिसीज़ वगैरह हमेशा लाई गई है, चाहे वो बैलेंस ऑफ पावर की पॉलिसीज़ लाई गई हो, लीग ऑफ नेशन लेके आई गई हो या फिर यूएन लेके आई गई थी। जो भी ये ऑर्गेनाइजेशंस लेके आई गई है वो इसलिए आई है ताकि वो पावर ऑफ द नेशन को किस तरीके से पॉलिसीज अफेक्ट करती है उसको जान सके, ठीक है। मतलब मेन फोकस इज कि किस तरीके से रिजॉल्व कर सके कन्फ्लिक्ट स्टेट्स के बीच में। हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज सर्विंग नेशनल इंटरेस्ट इज़ पॉलिटिकल मोरालिटी। रियलिस्ट का ये मानना है कि जो स्टेट पॉलिसीज़ होती है वो एक हार्ड हेडेड पर्सन के साथ गाइडेड होनी चाहिए, मतलब जो भी है ना, मतलब एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लॉ होना चाहिए उसके लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। तो स्टेट जो है उनकी वेलबींग के लिए, मतलब जो सिटीजन्स और उनके स्टेट के वेलबींग के लिए काम करना चाहिए स्टेट को, हमेशा जो भी प्रोटेक्ट करने की बात करना चाहिए, मतलब आप किस तरीके से अपने स्टेट के लोगों के लाइफ लिबर्टी और उनकी वेलबींग को, ठीक है, अपने सिटीजन्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो उस पर बात होती है। देन नेक्स्ट इज जो पावर पॉलिटिक्स होती है उसका मतलब एंडलेस कन्फ्लिक्ट या वॉर नहीं होता, ठीक है। क्लासिकल रियलिस्ट
को ऑफन मतलब ऐसा रहता है, वो वॉर को अपोज करते हैं या जो भी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज़ होती है उसको अपोज करती है हमेशा से, ठीक है। अब हमने क्लासिकल रियलिज्म पढ़ लिया, अब हम नियो रियलिज्म पे आ जाते हैं, ठीक है। नियो रियलिज्म तब आई थी जब अटेंशन लोगों की चेंज होने लगी थी। मतलब पहले हम स्टेट के पर्सपेक्टिव से देखते थे कि स्टेट का क्या नेचर है, स्टेट किस तरीके से कन्फ्लिक्ट करती है। तो जब ये अटेंशन स्टेट से चेंज होकर इंटरनेशनल सिस्टम पे आई, तब इमर्ज हुई थी नियो रियलिज्म, ठीक है। अब उनका मेन मानना ये था कि जो सिस्टम होती है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसके बहुत सारे इंटरेक्टिंग यूनिट्स होती है, ठीक है। तो ये यूनिट्स पे फोकस नहीं करना है, हमें ओवरऑल सिस्टम पे फोकस करना है। जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होती है उसके तीन एलिमेंट होती है। सबसे पहला जो ऑर्डरिंग प्रिंसिपल होती है, जो एनार्किक नेचर क्या होता है, मतलब जो इंटरनेशनल सिस्टम है हमारा वो एनार्किक है, ठीक है। सबसे पहला कि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं कर रही। दूसरा, जो कैरेक्टर ऑफ द यूनिट है वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो भी फंक्शनली अलाइक, मतलब जो फंक्शनली अलग या फिर अलग ही बिल्कुल फंक्शन करते हैं, ठीक है, उनकी चीज़ों पर फोकस करना। एंड नेक्स्ट इज़ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटीज़ है, कि कैपेबिलिटीज़ को आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ये 3 फैक्टर है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब कुछ स्टेट है जिनके पास ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, और वो ज़्यादा वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। अब जिसके पास, सिंपल सी बात है, जिसके पास ज़्यादा पावर है वो डोमिनेट करती है, हमेशा से ये होता है कि जो भी स्टेट ज़्यादा पावरफुल होती है वो डोमिनेट करती है, चाहे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स हो, वर्ल्ड की इकोनॉमी हो या फिर बाकी चीज़ें हो, ठीक है। अब हम इसके पॉइंट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला, एनार्की जो है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है इंटरनेशनल सिस्टम का। मतलब उनका जो नियो रियलिस्ट है उनका ये मानना है कि स्टेट का नेचर नहीं बल्कि जो इंटरनेशनल सिस्टम का एनार्किक नेचर है उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होती है। मतलब इसलिए कन्फ्लिक्ट नहीं होती कि स्टेट इगोइस्टिक है या अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, इसलिए होती है कि हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में कोई भी पावर नहीं है जो उन सब चीज़ों को, उस कन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कर सके, ठीक है। कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। दूसरी चीज़ें, एक सिक्योरिटी डिलेमा एग्जिस्ट करती है। उनका ये मानना है कि जो स्टेट होती है वो विक्टिम्स होती है सिक्योरिटी डिलेमा की। मतलब कोई भी एक स्टेट अगर इंश्योर करता है अपनी सर्वाइवल को, तो कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट की सिक्योरिटी ख़राब होती है, हिंडर होती है, थ्रेटन होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बैलेंस ऑफ पावर, पोलैरिटी और स्टेबिलिटी। अब जो नियो रियलिस्ट है उनका ये भी मानना है कि जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको हम तभी रिमूव कर सकते हैं जब बैलेंस ऑफ पावर होती है। जब तक पावर में बैलेंस नहीं दिया जाएगा, जब तक सारे लोगों को सेम पावर नहीं दिया जाएगा, तब तक कन्फ्लिक्ट को रिमूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स की तरह देखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो इनका मानना है कि जो भी वर्ल्ड ऑर्डर है वो डिटरमाइन होती है चेंजिंग फेट के साथ। मतलब जो ग्रेट पावर्स होती है वो हमेशा जब भी चेंज होती है ना, उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होती है, जो भी इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है। मतलब जैसे कि हमारी पावर हमेशा से शिफ्ट होती आई है ना, पहले यूरोपियन पावर ज़्यादा पावरफुल थी, अमेरिका, देन वैसे वो चीज़ें शिफ्ट होते रहती हैं हमेशा। तो ये जब पावर शिफ्ट होती है ना, तो वो डिटरमाइन करती है हमारे वर्ल्ड ऑर्डर कैसी होने वाली है। इवन अभी के टाइम पे आप मेनली मतलब मल्टीपोलैरिटी का अगर देखो, जहाँ पे बहुत सारी पावर्स है, ठीक है, तो मल्टीपोलैरिटी उनके हिसाब से एसोशिएट करती है इंस्टेबिलिटी का या ग्रेटर लाइक्लीहुड ऑफ वॉर। मतलब उनका ये मानना है कि अगर मल्टीपोलैरिटी होती है, मतलब जहाँ पे 3 से ज़्यादा या 3-4 लोग हैं जो पावरफुल है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होंगी वॉर की, क्योंकि वो सारे लोग बाकी लोगों पे तो डोमिनेट करेंगे ही करेंगे, बाकी जो भी छोटे स्टेट्स हैं, बट उसके साथ साथ वो एक दूसरे में और ऊंचा दिखाने के लिए वो वॉर वगैरह में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये बताएं। देन अगर क्रिटिसिज्म आप बात करो, मतलब जो भी क्रिटिसिज्म है रियलिज्म को लेके, तो सबसे पहला ये है कि जो रियलिस्ट है वो बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस देती है पावर सेंट्रिक टेंडेंसी को। मतलब वो हमेशा, चाहे वो इंटरनेशनल वाले पावर की बात करे या स्टेट के नेचर वाले पावर की बात करे, बट वो हमेशा ज़्यादातर पावर सेंट्रिक होती है स्टेट के लिए, ठीक है। मतलब जो भी पावर सेंट्रिक नेचर होती है स्टेट के, उसको लेके, और वो इग्नोर करती है जो भी म्यूचुअल हेल्प या कोऑपरेशन एग्जिस्ट करती है स्टेट्स के बीच में। दूसरी चीज़ जिसके लिए वो क्रिटिसाइज़ हुई है वो ये है कि वो स्टेट को हमेशा एक सोल एक्टर की तरह देखती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, मतलब एज अ मेन एक्टर की तरह देखती है, ठीक है। तो अगर आप एक्सप्लेन करते हो कि रियलिज्म का जो भी डिक्लाइन कैसे हुआ, लाइक थॉमस वॉल्कर और जेफरी मॉर्टन का आप देखते हो, तो उन्होंने ये बोला है कि विद द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, मतलब जैसे ही जब भी
कोल्ड वॉर एंड हुई थी तो डेमोक्रेसी एक्सपैंड होने लगी थी और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल ट्रेड वगैरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये बढ़ने लगी थी। तो वर्ल्ड एक नीटली स्वीटेड लाइक एक रियलिस्ट कंसर्न से चीज़ें नहीं थी वहाँ पे बहुत सारी, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आने लगी थी, ग्लोबल ट्रेड भी थी। ग्लोबल ट्रेड कहीं ना कहीं कनेक्शन बिल्ड करता है, कनेक्शन इन द सेंस कि लाइक आप अगर इंटरकनेक्टेड हो ग्लोबली, ठीक है, आप ट्रेड वगैरह कर रहे हो तो ऑब्वियसली अगर इंडिया किसी कंट्री से बहुत ज़्यादा मतलब परचेज़ कर रही है कुछ, तो वो इंडिया पे डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा जस्ट बिकॉज उसे डर होगा कि अगर वो इंडिया पे अटैक कर रहा है तो फिर वो उनका जो भी वो बेच रहे हैं, ठीक है, वो ख़रीदेंगे नहीं हम, तो उनके पास उतना वो चीज़ें नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी कनेक्शन हेल्प करता है। तो इन दो आइडियोलॉजी के लिए मेनली उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था, पावर सेंट्रिक होने के लिए और दूसरी ये होने के लिए कि स्टेट को वो सोल एक्टर की तरह मतलब ट्रीट करती है वहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल ये था इस चैप्टर में। कुछ भी नहीं समझ आया होगा, कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।